न्यूयॉर्क शहर जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी और लग्जरी कार पाई जाती है। लेकिन एक टाइम इस शहर में ऐसा हुआ था कि एक एक करके वहां कई अमीर लोगों की लग्जरी कार चोरी हुई, जिनकी कीमत आज के टाइम लगभग 50 करोड़ रुपए है। चोरी होने के बाद ये कार या तो किसी को बेची जाती थी या किसी और देश भेज दी जाती थी। और इस रॉबरी में जितने भी लोग शामिल थे, उनको इस रॉबरी के मास्टरमाइंड के द्वारा ऑर्डर दिया जाता था कि इनको कब, कहां पर और कैसे चोरी करनी है। तो कैसे न्यूयॉर्क कार चोरी करके उनको चीन भेजा जाता था और किस तरीके से प्लानिंग बनाई जाती थी, जिससे इस केस के मास्टरमाइंड ने पुलिस को कई बार बेवकूफ बनाया और पुलिस की टीम स्टार्टिंग में उसको ढूंढती रह गई और वो शख्स कार चोरी करता रहा। न्यूयॉर्क जहां दुनिया के तमाम अमीर लोग घूमने के लिए आते हैं और वहां कई ऑलरेडी अमीर लोग रहते भी हैं। ये शहर इतना लग्जरी इसलिए है क्योंकि वहां पर कई लग्जरी घर और कई लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। और यही वजह है कि चोरों ने डिसाइड किया कि वो इसी शहर से चोरी करना स्टार्ट करेंगे। साल था 1999। न्यूयॉर्क शहर में पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि पिछले एक महीने में लगभग 48 लग्जरी गाड़ी चोरी हो चुकी थी। ये खबर जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट को पता चली, वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा हुआ नहीं था। और जिस तरीके से उन कार को चोरी किया गया था, वो बहुत चालाकी से किया गया था। और ये चोरी की गई सभी गाड़ी अचानक से कहाँ गायब हो गई, कैसे चोरी हो गई, किसी को पता नहीं चला। उनमें से ज्यादा जो गाड़ी चोरी हुई थी, या तो वो किसी पार्किंग की जगह से या शोरूम से चोरी की गई थी। और इस केस में पुलिस को ये भी नहीं पता था कि आखिर चोर बाद में गाड़ी का क्या करते हैं। क्या उनको मॉडिफाई कर देते हैं या गाड़ी को इलीगल तरीके से किसी और देश में भेज देते हैं। कुछ टाइम तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस केस में पुलिस को पता चला कि सभी गाड़ियों को चोरी करने के बाद अमेरिका से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए न्यूयॉर्क के तमाम पोर्ट पर जाकर पुलिस की टीम चेक करती है और पूछताछ करती है। लेकिन वहां पर पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती जिससे ये केस आगे बढ़ सके। हालांकि पुलिस को इस केस में पता चल चुका था कि ये चोरी बहुत ही बड़े गैंग के द्वारा की गई है, जो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चोरी को अंजाम देते थे। और एक प्लानिंग करने के बाद डिसाइड किया जाता था कि कब, कहां पर चोरी करनी है। और सबसे हैरानी वाली बात पुलिस को पता चलती है कि चोरी करने वाला मास्टरमाइंड ना तो अमेरिकन था और ना ही वो उस टाइम अमेरिका में रह रहा था। इस रॉबरी केस का जो मास्टरमाइंड था और जो ग्रुप को ऑर्डर देता था कार चोरी करने के लिए, उसका नाम था मिन जिन यांग, जो कि साल 1988 में चीन का एक आर्मी ऑफिसर था। लेकिन साल 1990 में उसको चीन के आर्मी से निकाल दिया गया। उसके बाद वो संघाई शहर गया और वहां पर उसने एक रॉबरी की प्लानिंग बनाई, क्योंकि संघाई शहर चाइना का सबसे लग्जरी शहर और उस टाइम उस शहर में लग्जरी कार की काफी डिमांड होती थी और बड़े बड़े अमीर लोग वहां से कार खरीदते थे और वहां से लग्जरी गाड़ी को एक्सपोर्ट भी किया जाता था। तो सबसे पहले यांग चाइना के एक क्रिमिनल गैंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इस गैंग के लीडर को ये बताता है कि वो पहले चाइना की आर्मी में काम कर चुका है और उसको ये पता है कि ड्रग डीलिंग कैसे की जाती है। उसके बाद किस तरीके से पुलिस को चकमा दिया जा सकता है। उसके बाद उस गैंग लीडर से यांग बिजनेस डील करता है और उसको ये बोलता है कि इसको कार चोरी करने का बहुत तजुर्बा है और विदेश से वो महंगी कार चोरी करके चाइना के संघाई शहर में भेजेगा। और उसके बाद उस गैंग के लीडर का काम ये होगा कि वो अपने गैंग के मेंबर के जरिए वो कार भिजवा दे, जिससे वो बहुत करोड़ों की कमाई करेंगे। वो गैंग का लीडर गैंग की बात को मान जाता है क्योंकि इसको भी पता था कि चाइना के संघाई शहर में लग्जरी कार की काफ़ी डिमांड रहती है। और उसने कुछ टाइम पहले $1 लाख में एक गाड़ी को खरीदा था और उसको $2 लाख में बेचा था। तो जाहिर सी बात है कि इस बिजनेस डील से उसको काफ़ी प्रॉफिट होने वाला था, तो वो इसलिए मान जाता है। हालांकि यांग उस क्रिमिनल गैंग के लीडर से कुछ पैसे ले लेता है ताकि बाद में वो खुद क्रिमिनल गैंग बना सके, जिस गैंग को उसको तैयार करना था चोरी करने के लिए। गैंग बनाने के बाद वो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाता है और क्योंकि उसको पता था कि वहां एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ी है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वहीं से गाड़ी को चोरी करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले यांग अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जाता है और वहां अपना नाम बदलकर कैनी रख लेता है। वहां जाने के बाद वो न्यूयॉर्क के कल्चर को समझता है और वहां पर क्या कानूनी प्रक्रिया है ये जानने की कोशिश करता है। यांग के साथ एक और शख्स उसके साथ गया था जो कि उसका राइट हैंड था और चोरी की प्लानिंग में वो उसकी मदद करता था, जिसका नाम था पॉय चाओ। कुछ देर शहर में रहने के बाद वो दोनों ऐसी जगह की तलाश करते हैं जो जगह चोरी की गाड़ी को रखने के लिए सेफ हो और सभी गाड़ियों को चोरी करने के बाद वहीं रखा जाए जब तक वो चाइना एक्सपोर्ट ना हो। उस टाइम न्यूयॉर्क में क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा था और ऐसी जगह तलाश करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको ऐसी जगह मिल जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि वो गाड़ी चोरी करने के बाद उन गाड़ियों को एक वेयर हाउस में रखेंगे, जो कि काफ़ी टाइम से सुनसान पड़ा हुआ था। अब उसके बाद गैंग को अपनी गैंग में और लोगों को शामिल करना था। कुछ चाइनीज़ जो अमेरिका में रह रहे थे और जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड थे, वो उनसे बात करता है और उनको गैंग में शामिल कर लेता है। उसको बिल्कुल ये भरोसा था कि वो चाइनीज लोग उसके बताए हुए प्लानिंग के अकॉर्डिंग सही काम करेंगे और बाद में वो उसको कभी धोखा नहीं देंगे।
जहाँ वेयर हाउस में उनका अड्डा था, वहाँ पर उन्होंने कुछ फूड पैकेज भी लाकर रख दिए ताकि लोग ये समझे कि वहाँ पर फूड कंपनी की तरफ से आने वाले खाने का सामान रखा गया है। और उन्होंने इस वेयर हाउस के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिया था। भले ही यंग ने चीन के क्रिमिनल गैंग के लीडर से कहा था कि उसको क्राइम का काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे भी पता था कि उसको क्राइम का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और उसने पहले किसी भी बड़ी चोरी को अंजाम नहीं दिया। इसलिए कुछ टाइम के बाद वो डिसाइड करता है कि वो गाड़ी को चोरी करने के लिए एक चोर को हायर करेगा, जिसे पहले चोरी करने का काफ़ी एक्सपीरियंस हो और वो अपने काम को शातिर तरीके से अंजाम दे सके। अब यंग और पोयचाओ ने उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की और एक गैरेज में उसकी मुलाकात होती है डीन नाम के एक शख्स से, जो कि पहले कई गाड़ी चुरा चुका था और उसको कार चुराने का काफी एक्सपीरियंस था। उसके बाद यंग उसको प्लानिंग बताता है कि उसे न्यूयॉर्क से लग्जरी गाड़ी चोरी करनी है और कैसे उनको उस अड्डे तक पहुंचाना है। उसके बाद वो उससे कहता है कि या तो वो खुद गाड़ी चोरी करे या कई क्रिमिनल गैंग जिसको वो जानता था उनसे करवाए। अब गाड़ी चोरी करने की जिम्मेदारी उसकी होगी और एक टाइम के बाद उसको इस काम के काफी पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद डीन मान जाता है और अब डीन और उसकी खुद की गैंग के जो लोग थे वो उनको प्लानिंग बताता है और वो सब अलग अलग जगह से कार चोरी करना स्टार्ट कर देते हैं। डीन के गैंग में जितने भी लोग थे वो गाड़ी को चोरी करते वक्त उनको भी यही लगता कि इस चोरी की प्लानिंग डीन ने की है और वही इस केस का मास्टरमाइंड है, लेकिन उनको नहीं पता था कि इस केस का मास्टरमाइंड गैंग था। डीन की गैंग ने चोरी करने का बहुत ही आसान तरीका निकाला था, जिसके बदौलत वो गाड़ी को आसानी से चुरा लेते थे। उनको पता था कि अगर वो किसी लग्जरी कार के गेट का लॉक तोड़कर उस कार में घुसने की कोशिश करे तो उसका इंजन स्टार्ट नहीं होता था। इसी वजह से डीन कार के शीशे को तोड़ता था और फिर वो कार में घुसने के बाद अपने लैपटॉप से उस कार के सिक्योरिटी प्रोग्राम को रीस्टार्ट कर देता था, जिससे उस कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी और गाड़ी किसी भी चाबी से स्टार्ट हो जाती थी। उस काम में वो इतना माहिर हो चुका था कि वो 1 मिनट के अंदर ही इस काम को कर लेता था और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। तो अब दो गैंग थे, एक गैंग जो वेयर हाउस के अड्डे पे काम करता था और दूसरा गैंग डीन का था जो खुद अपनी गैंग के साथ मिलकर कार चोरी को अंजाम दे रहा था। जब भी किसी लग्जरी गाड़ी को चोरी किया जाता तो गाड़ी चोरी करने के बाद उसे एक बार पार्किंग लॉट में पार्क किया जाता था, जहां ऑलरेडी कई गाड़ी मौजूद होती थी। और वहां पर गाड़ी को पार्क करने का रीजन ये था कि पार्किंग लॉट में गाड़ी पार्क करने की वजह से किसी को शक नहीं होता था कि वो चोरी की गई गाड़ी है, और अगर 2-3 दिन तक वो गाड़ी वहीं पर रहती थी तो उसका मतलब ये कि अभी तक पुलिस को चोरी का पता नहीं चला और पुलिस की टीम उस कार तक नहीं पहुंच पाई। कुछ दिन गाड़ी पार्क होने के बाद डीन के गैंग के लोग वहां जाते और उस चुराई गई गाड़ी में बैठकर वहां से निकल लेते। उसके बाद वो उस गाड़ी को उस वेयर हाउस से कुछ ही दूरी पर पार्क कर देते। जब वो वहां गाड़ी को पार्क करते थे और उसके बाद चले जाते थे तो कुछ टाइम के बाद वहां डीन आता था और दोबारा उस गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी को उस वेयर हाउस में पार्क कर देता था। लेकिन यांग इस मामले में चालाक था। वो डीन से कहता था कि वो कार वेयर हाउस में पार्क करने से पहले उसी एरिया में चक्कर काटता रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि डीन जिस गाड़ी में बैठा हो उस गाड़ी का पीछा पुलिस का टीम कर रही हो। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे में जब उसे पता चलता कि बाहर सब कुछ सही है तो यांग ओके का सिग्नल देता और उसके बाद डीन उस गाड़ी को वेयर हाउस में पार्क कर देता। पार्क होने के बाद उन चोरी की गई गाड़ियों को चेक किया जाता। अगर उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होती तो उसे ठीक किया जाता। उसके सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करके उसे ब्रांड न्यू कार बनाकर उस गाड़ी को चाइना एक्सपोर्ट कर दिया जाता। गाड़ी को एक्सपोर्ट करने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले गाड़ी को कंटेनर में लोड किया जाता था, उसके बाद कंटेनर का एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जाता था जिसमें लिखा गया था कि कंटेनर में फूड आइटम है और गाड़ी को कंटेनर में रखने के बाद उसका जितना भी वजन होता था वही वजन उस डॉक्यूमेंट में लिखा जाता था, ताकि उनका वेट सेम हो जाए और बाद में किसी को भनक तक नहीं लगी कि उस कंटेनर में लग्जरी गाड़ी मौजूद है। डीन इस काम को काफी चालाकी और सोच समझकर कर रहा था, क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से उसका प्लान चौपट हो सकता था। कुछ टाइम के बाद जब पुलिस की टीम को लग्जरी गाड़ी चोरी होने का पता चला तो उन कंटेनर की छानबीन करने में वो लग गई और यांग को भी ये पता था कि पुलिस की टीम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसलिए उसने इस गाड़ी को एक्सपोर्ट अमेरिका के अलग अलग शहर से करना स्टार्ट किया और उन्हीं में से एक शहर था कैलिफोर्निया, क्योंकि कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क शहर से काफी दूर था, जिससे सही टाइम पर पुलिस के वहां तक पहुंचने के चांस कम होते थे। यांग ने पोर्ट के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर को रिश्वत दी थी जिससे वो गाड़ी पोर्ट पहुंचने के बाद सही टाइम पर एक्सपोर्ट कर दी जाए। इसलिए बाद में कोई उनसे नहीं पूछता था कि आखिर उन कंटेनर में क्या है और उसको बाद में कहां पर भेजा जाएगा। और ये कंटेनर जिसमें एक लग्जरी गाड़ी होती थी, सबसे पहले उनको उस शिप में लोड किया जाता था जो किसी दूसरी कंट्री में जा रही थी, लेकिन रास्ते में शिप को चेंज किया जाता था और एक शिप से कंटेनर को निकालकर दूसरी शिप में लोड किया जाता था जिस शिप को चाइना जाना होता था। लगभग 4 सालों में यांग ने हजारों लग्जरी गाड़ी चोरी करने का काम करवाया
और उनको चाइना एक्सपोर्ट कर दिया। और इसी दौरान पुलिस की टीम को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और आने वाले टाइम में चाइना में लग्जरी गाड़ी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। कुछ लग्जरी गाड़ी इतनी महंगी हो गई थी कि उनको करोड़ों में खरीदा जाता था, जिससे यांग और चाइना के क्रिमिनल गैंग को काफ़ी फायदा हुआ। और अब यांग ने अब तक बहुत पैसे भी कमा लिए थे और अब यांग डिसाइड करता है कि वो लग्जरी कार चोरी करवाने का एक और नया तरीका निकालेगा। अब यांग डीन को ऑर्डर देता है कि वो अपनी गैंग को बोले कि वो शोरूम में लग्जरी कार को चोरी करना स्टार्ट करे और शोरूम से वो कार को कैसे चुराना है इसका भी आइडिया वो उसको बताता है। सबसे पहले डीन उस शोरूम को ढूंढना स्टार्ट करता है जहां से उसको गाड़ी चुरानी थी। उसके बाद वो शोरूम में कस्टमर बन के जाता है और वहां पर शोरूम के मैनेजर से कार की टेस्ट ड्राइव की बात करता है। उसके बाद जब वो मैनेजर उसी शोरूम के अंदर एक बॉक्स से उस गाड़ी की चाबी को निकालता है, इसी दौरान डीन बॉक्स को देखता है कि उसमें कितनी चाबी रखी हुई है और उसके बाद वो ये भी पता करता है कि शोरूम के अंदर कितने सीसीटीवी कैमरा हैं और अगर वहां पर कोई गार्ड है तो वो कहां पर मौजूद होता है। शोरूम की रैकी करने के बाद वो वहां से चला जाता है और कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा उस शोरूम में रात के दौरान पहुंचता है। सबसे पहले वो शोरूम का दरवाजे के लॉक को तोड़ता है और डायरेक्ट उसी जगह पर जाता है जहां पर उस मैनेजर का ऑफिस था और वहीं पर वो बॉक्स मौजूद था जिसमें वो सारी चाबी रखी हुई थी जो लग्जरी गाड़ी उस शोरूम में थी। उसके बाद डीन बॉक्स में से उन चाबी को निकालता है और इसी दौरान उस गैंग के लोग शोरूम के बाहर वेट करते थे उसके सिग्नल देने का। वो बाकी गैंग मेंबर को सिग्नल देता और फिर वो सभी लोग उस शोरूम में दाखिल होते, डीन से चाबी लेते और सब अलग अलग कार में बैठकर उस शोरूम से निकल लेते। डीन ये काम बहुत चालाकी और बहुत जल्दी करता था, जिस वजह से जब तक वहां का अलार्म बजना और पुलिस को इस चोरी का पता चलता, डीन पहले ही अपनी गैंग मेंबर के साथ वहां से निकल चुका होता। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा उनको नहीं था। उस शोरूम में उन्होंने 7 लग्जरी गाड़ी चुराई थी और जब वो 7 गाड़ी को चुराकर किसी और शहर निकल रहे थे तो उनमें से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस की टीम जब घटना की जगह पर पहुंची तो उनको ये पता चला कि वो गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो चोरी की गाड़ी है। उसके बाद पुलिस उस गाड़ी के ड्राइवर को अरेस्ट करती है और उसको अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। स्टार्टिंग में उससे पूछा जाता है कि उसने गाड़ी कैसे चुराई। पहले तो वो मना करता रहता है कि वो गाड़ी उसने नहीं चुराई और वो गाड़ी तो उसके दोस्त की है। लेकिन जब उस गाड़ी का नंबर और चुराई हुई लग्जरी कार के नंबर को मैच किया जाता है तो वो नंबर सेम थे। अब पुलिस को भी पता था कि उस गाड़ी को पहले कुछ वक्त चुराया गया था और उस शोरूम से जहां पर कई लग्जरी गाड़ी मौजूद रहती है। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की और कुछ टाइम के बाद वो पुलिस को बताता है उन्होंने कुल 7 गाड़ी शोरूम से चुराई थी और वो अपनी गैंग के बाकी लोगों के भी नाम बताता है और पुलिस को ये भी बोलता है कि डीन नाम का शख्स उसकी गैंग का लीडर है। अब पुलिस ने उससे पूछताछ के जरिए डीन को ढूंढने का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद डीन एक वार्म हाउस से कुछ ही दूरी पर पुलिस को मिल जाता है, लेकिन तब पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती और वो डीन और उस वार्म हाउस पर नजर रखती है कि आखिर उस वार्म हाउस में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन पुलिस की टीम को खुद ये अंदाजा नहीं था कि उस वार्म हाउस के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उससे डीन के गैंग मेंबर को पता चल गया कि बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है वो पुलिस की है और वो वहां पर नजर रखे हुए है। वो फौरन इसकी खबर यांग को देता है। हालांकि यांग को पता था कि उस टाइम उस वार्म हाउस में चोरी की गई गाड़ियां मौजूद नहीं है क्योंकि गाड़ी को ऑलरेडी चाइना एक्सपोर्ट किया जा चुका था, लेकिन फिर भी उस वार्म हाउस में जो गैरेज था उसके अंदर लग्जरी गाड़ी के पार्ट्स और उनको रिपेयर करने के टूल्स मौजूद थे जिससे पुलिस को इस केस में सबूत मिल जाते। लेकिन फिर भी किसी तरीके से यांग ने अपने गैंग के जरिए उस गैराज से जो सारे सामान वहां रखे हुए थे उसे किसी तरह से वहां से निकलवाया और पुलिस को पता तक नहीं चला। एक दिन जब पुलिस की टीम दोबारा उस वेयर हाउस पर नजर रखने के लिए उस एरिया में पहुंचती है तो स्टार्टिंग में कई वक्त तक उनको इंतजार करना पड़ता है और ऑफिसर ये बात नोटिस करता है काफी टाइम से उस वेयर हाउस से ना तो कोई बाहर निकला है और ना ही कोई शख्स अंदर गया है। इसलिए कुछ टाइम के बाद पुलिस की टीम डिसाइड करती है कि अब वो उस वेयर हाउस के अंदर जाएंगे। लेकिन जब पुलिस की टीम उस वेयर हाउस के अंदर जाती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो वेयर हाउस बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, वहां पर कुछ नहीं था। अब पुलिस की टीम भी समझ जाती है कि कैसे डीन और उसके गैंग के मेंबर ने उनको बेवकूफ बनाया और चकमा देकर वहां से निकल गए। अब इस केस की इन्वेस्टिगेशन को तेज किया जाता है और पुलिस फौरन डीन को ढूंढने का काम शुरू करती है। अब इस केस में 10 दिन हो चुके थे और एक टाइम के बाद पुलिस को एक जगह पर डीन दिखाई देता है, लेकिन पुलिस उस वक्त फिर भी उसको अरेस्ट नहीं करती और उस पर नजर बनाए रखती है क्योंकि पुलिस की टीम चाहती थी कि डीन के साथ साथ उसके पूरे गैंग को गिरफ्तार किया जाए और उनको एक सही टाइम का इंतजार था। पुलिस ने डीन के फोन नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की। उसने कई बार फोन कॉल पर बात की थी और स्टार्टिंग में पुलिस को यही लगा कि डीन अपने गैंग के बाकी मेंबर से बात कर रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जो शख्स डीन से बात कर रहा है वो इस केस का मास्टरमाइंड यांग था जिसने इस कार रॉबरी की प्लानिंग बनाना स्टार्ट की थी।
एक टाइम के बाद डीन को फोन कॉल आने बिल्कुल बंद हो गए और जो शहर में एक के बाद एक लग्जरी कार चोरी हो रही थी वो घटना भी रुक गई। लेकिन पुलिस ने उसके फोन नंबर को अभी भी सर्विलांस पे रखा हुआ था ताकि पुलिस को इस केस में कोई सबूत मिले। लगभग 4 महीने के बाद डीन के पास एक फोन कॉल आता है और फोन पर बात करने वाला लक्ष्य बोलता है कि वो कैनी बोल रहा है। कैनी वही नाम था जो यांग ने अमेरिका जाने के बाद अपना नाम बदला था। पुलिस को लगा कि ये वही शख्स है जो इस केस का मास्टरमाइंड है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो उससे बात क्या कर रहा है, क्योंकि यांग उससे कोड वर्ड में बात कर रहा था। अब क्योंकि उसको ये अंदाजा था कि पुलिस ने उसके नंबर को सर्विलांस पे लगा रखा है, इसलिए वो जब भी बात करता तो बाद में वो फोन और उस सिम कार्ड को तोड़ देता, जिससे पुलिस उसके लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाती। और डीन ने भी इसी दौरान एक नया मोबाइल और फोन नंबर ले लिया था। लेकिन पुलिस ने भी इस केस में चालाकी से काम लिया और डीन के घर वालों के फोन नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया, और इसी उम्मीद से कि एक ना एक दिन कभी ना कभी डीन अपने घर के किसी मेंबर को फोन कॉल करेगा। और कुछ टाइम के बाद होता भी वैसा ही है। जब डीन अपनी वाइफ को फोन कॉल करता है तो फौरन पुलिस की टीम उसके फोन नंबर को ट्रैक कर लेती है और उसके बाद डीन जितने भी फोन कॉल उस नंबर से करता है उन सब की रिकॉर्डिंग को चेक किया जाता है। एक बार जब डीन फोन कॉल पर एक और क्रिमिनल से बात कर रहा था तो पुलिस को पता चलता है कि वो एक नया वेयर हाउस लेने वाले हैं। जैसे ही उनको उस जगह का पता चलता है कि वो वेयर हाउस कहाँ पर है, पुलिस की टीम फौरन उस वेयर हाउस पर नजर रखने की तैयारी शुरू करती है। लेकिन इस बार पुलिस को समझदारी से इस केस में आगे बढ़ना था और पहले की तरह गलती नहीं करनी थी। इसलिए सभी पुलिस ऑफिसर को यह ऑर्डर दिया गया कि उस वेयर हाउस के इलाके में कोई भी पुलिस की गाड़ी मौजूद ना हो। इसलिए वहां पर कई और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उन्हीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए उन वेयर हाउस पर निगरानी बनाए रखे। अब तक पुलिस के अकॉर्डिंग सब कुछ सही चल रहा था और वहीं पर इस केस के मास्टरमाइंड यांग को अंदाजा नहीं था कि पुलिस को उसके नए वेयर हाउस का पता चल चुका है। और अब यांग कारी चोरी करने के लिए दोबारा एक नई तरीके की प्लानिंग शुरू करता है। उसने डीन को फोन कॉल किया और उसको ये बताया कि अब वो पार्किंग लॉट से गाड़ी को चुराना स्टार्ट करें। उसके बाद डीन जिस पार्किंग लॉट से उनको गाड़ी चुरानी होती थी वो वहां पर गार्ड को ये बोलता था कि वो इस रॉबरी में शामिल हो जाए और उसको चोरी होने के बाद $500 दिए जाएंगे। उस गार्ड के लिए ये पैसे काफी ज्यादा थे तो वो मान जाता है। एक दिन कार चोरी करने के बाद डीन और उसकी गैंग पार्किंग लॉट से गाड़ी चोरी करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं और उस पार्किंग लॉट से जाने से पहले वो वहां के गार्ड के हाथ पैर बांध देते थे ताकि बाद में किसी को ये ना लगे कि वो गार्ड भी उनके साथ मिला हुआ है। लेकिन इस बार उसके गैंग के एक मेंबर से गलती हो जाती है, क्योंकि चोरी करने के बाद एक रूल था कि वो गाड़ी चोरी होने के बाद 2-3 दिन तक किसी पार्किंग लॉट में पार्क करते थे ताकि बाद में इनको ये पता चले कि कोई इस गाड़ी को ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहा। लेकिन इस बार उन्होंने गाड़ी चुराने के बाद डायरेक्ट उसी वेयर हाउस में पार्क कर दी जिस वेयर हाउस में उन्होंने नया अड्डा बनाया था। और यही गलती हो गई। उस लग्जरी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम मौजूद था जिससे उसकी लोकेशन का पता किया जा सकता था। जब ये गाड़ी चोरी होती है तो उस कार का मालिक लोकल पुलिस स्टेशन जाता है और वहां चोरी की रिपोर्ट लिखवाता है। उसके बाद उस गाड़ी में जो जीपीएस सिस्टम था उसको ट्रैक करके उस गाड़ी का लोकेशन पता किया जाता है और कुछ टाइम के बाद पुलिस की टीम फौरन उस वेयर हाउस में पहुंचती है जहां पर वो गाड़ी उस टाइम मौजूद थी। जब पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर उस जगह पर पहुंचते हैं और उस वेयर हाउस के अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इस वेयर हाउस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। जब वो ऑफिसर उस वेयर हाउस के अंदर गए तो एक गैंग मेंबर को सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि वो पुलिस ऑफिसर उस वेयर हाउस के अंदर दाखिल हो रहे हैं, इसलिए वो वहां के वेयर हाउस से भागने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बाहर ऑलरेडी एक और पुलिस की टीम जो उस वेयर हाउस पर निगरानी रख रही थी, जब उनको पता चला कि वो भाग रहे हैं तो पुलिस की टीम उन तक पहुंची और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद डीन और उसके सभी गैंग मेंबर अब अरेस्ट हो चुके थे। पूछताछ के जरिए इस केस के मास्टरमाइंड यांग का पुलिस को पता चलता है और पूछताछ के जरिए उसके ठिकाने का पता लगाया जाता है और एक टाइम के बाद यांग को भी इस केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। और उस वक्त यांग की भी किस्मत खराब थी क्योंकि वो अमेरिका के किसी एक शहर के होटल में ठहरा हुआ था। हालांकि यांग को ये पता था कि पुलिस ने उसके पुराने फोन नंबर को सर्विलांस पे लगाया हुआ था, इसलिए उसने पुराने नंबर को बंद करवा दिया था और वो उसको यूज नहीं करता था और उसने बाद में एक नया नंबर खरीदा था। लेकिन यांग को ये पता नहीं था कि डीन और उसके बाकी गैंग मेंबर अरेस्ट हो चुके हैं और पूछताछ के जरिए पुलिस को उसका नया नंबर पता चल चुका है। अब जैसे ही बाद में पुलिस को उसके फोन नंबर का पता चलता है, पुलिस उसके इस न्यू नंबर को उसको ट्रैक करने की कोशिश करती है और उसका करंट लोकेशन का पता किया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि वो बार बार शहर से एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इसलिए सबसे पहले पुलिस वहां पर जाकर उसको नहीं ढूंढती, क्योंकि पुलिस को भी पता था कि वो जब तक वहां पर पहुंचेंगे तो यांग वहां से ऑलरेडी निकल चुका होगा। इसी वजह से पुलिस को इस सही टाइम का इंतजार था। एक टाइम पर पुलिस को पता चला कि यांग की लोकेशन कई वक्त तक एक ही जगह पर रुकी हुई थी और उस वक्त यांग एक होटल में ठहरा हुआ था।
अब पुलिस की टीम को लगता है कि यही मौका है यांग तक पहुंचकर उसको अरेस्ट करने का, और पुलिस को भी ये उम्मीद थी कि उसको अंदाजा नहीं होगा कि पुलिस ऑफिसर उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो वहां तक पहुंच जाएंगे। उस शहर में जाने के बाद पुलिस की टीम उस होटल को ढूंढने की कोशिश करती है जहां पर यांग ठहरा हुआ था, और उस होटल का कुछ टाइम के बाद पता भी चल जाता है। होटल के अंदर जाने के बाद अब पुलिस उसी रूम में दाखिल होती है तो यांग वहीं पर बैठा हुआ था। अचानक से वो भी हैरान रह जाता है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या गया और पुलिस के उसके ठिकाने का पता चल कैसे गया। फिर बाद में यांग को भी पता चलता है कि डीन और बाकी गैंग मेंबर अरेस्ट हो चुके हैं, और उसी से पूछताछ के जरिए पुलिस की टीम यांग के ठिकाने का पता कर पाई। जब इस कार रॉबरी का केस कोर्ट में गया तो यांग के खिलाफ पुलिस के पास इतने सबूत थे नहीं, और क्योंकि सिर्फ उसने प्लानिंग की थी, उसने खुद गाड़ी को चोरी नहीं किया था, तो उसको इस केस में 10 साल की सजा होती है। उसके बाद पुलिस ने उन पैसों को काफी ढूंढने की कोशिश की जो लग्जरी गाड़ी बेचकर कमाए थे उन्होंने, लेकिन उन लाखों डॉलर में से पुलिस $1 को भी बरामद नहीं कर पाई, और वो इसलिए क्योंकि यांग ने उन सारे पैसों को ऑलरेडी चाइना भेज दिया था। तो जब पुलिस को वो पैसे नहीं मिले तो एक टाइम के बाद पुलिस ने उन पैसों को ढूंढना बंद कर दिया और ये केस क्लोज हो गया, और सभी लोग जो इस कार रॉबरी में शामिल थे वो ऑलरेडी जेल जा चुके थे। ये कार रॉबरी की न्यूज दुनिया के कई लोगों को बाद में पता चलती है और वो भी हैरान रह जाते हैं कि किसी ने इतने कम टाइम में हजारों गाड़ी की चोरी करने की प्लानिंग बनाई और गाड़ी चोरी करने के बाद उनको चाइना एक्सपोर्ट कर दिया और करोड़ों रुपए कमाए। और शायद ही कभी कोई और इस तरह की कार रॉबरी की न्यूज का एग्जाम्पल हो जिसमें इतनी चालाकी से गाड़ी को चोरी किया जाता था। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।